तो आज हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड देखेंगे और स्फेरिकल सेल की वजह से। पिछले लेक्चर में हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो किया है लेकिन फील्ड नहीं किया था। वैसे तो दोनों एक दूसरे से डिराइव हो सकते हैं लेकिन अगर सेपरेटली आ गया कभी तो ये भी आना चाहिए आपको। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है बच्चों, इस पूरी प्रोसेस में कैलकुलस का भरपूर उपयोग हो रहा है और मैं चाहता भी यही हूँ। भले ही अभी आपको टफ लगे, अगर आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स के फील्ड में आगे बढ़ना है तो कैलकुलस को छोड़ के आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो सीखना ही सीखना है, तो प्रैक्टिस तो हो ही रही है। तो आज का जो हमारा टाइटल है वो हेडिंग डालिए, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म थिन स्फेरिकल सेल। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्म थिन स्फेरिकल सेल। तो स्फेरिकल सेल क्या होता है सभी लोग जानते हैं ना, कि आपके पास जैसे तीन शब्द ध्यान रखिए, मैंने पहले भी बोला है, मैं रिपीट कर देता हूं। एक शब्द है स्फेयर, दूसरा है हॉलो स्फेयर, और तीसरा है स्फेरिकल सेल। स्फेयर को ही बच्चों सॉलिड स्फेयर भी कहते हैं। जब भी स्फेयर शब्द बोला होगा तो स्फेयर या सॉलिड स्फेयर एक ही बात है। नाम से भी क्लियर है तो आप समझ रहे होंगे कि सॉलिड मतलब अंदर से भरा हुआ होगा। हॉलो स्फेयर का मतलब अंदर से थोड़ा हिस्सा खाली होगा, खोखला होगा, लेकिन यहां पर दो रेडियस होंगे, एक इनर और एक आउटर, मतलब मोटाई ठीक ठाक होगी। तो जो नारियल होता है गोला जैसा होता है, आप समझ रहे हैं, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है। यस सर। और तीसरा है स्पेरिकल सेल, जैसे बहुत ही पतली प्लास्टिक की बॉल, बहुत पतली, जिसकी जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल माने हम। ज्यादा एक्यूरेसी के साथ काम करना चाहें तो सोप बबल समझिएगा, लेकिन अब सोप बबल में काम करना आसान नहीं है। करेंगे हम लोग सरफेस टेंशन वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो सोप बबल वाले क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सोप बबल जो होता है अंदर से खोखला होता है और उसकी जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल होगी, तो वहां दो रेडियाई नहीं होंगे। हॉलो स्फेयर और स्फेरिकल सेल में क्या अंतर है, सभी लोग समझ पाए इस बात को? यस सर। चलिए ठीक है। तो अब हम लोग स्फेरिकल सेल की वजह से जब फील्ड निकालेंगे तो बेसिकली हम स्फेरिकल सेल को काटेंगे, तो स्फेरिकल सेल से क्या बनेंगे आप सोचिएगा। स्फेरिकल सेल को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देंगे तो क्या बन जाएगा? सर रिंग। वेरी गुड, रिंग्स बनेंगे। तो मैं यहाँ पर एक खाली एक, अभी डेरिवेशन शुरू नहीं किया मैंने, ऐसे समझते जाइए। सामने से आपको ऐसा लगेगा, लेकिन अगर आपके पास प्लास्टिक की बॉल है और आप चाकू से काटेंगे तो आप समझिए, और बहुत ज्यादा पार्ट में बांटना है। मैंने तो तीन चार में ही बांटा, आपको इतने ज्यादा हिस्सों में बांटना है तो आपकी जो रिंग होंगी बहुत पतली बनेंगी। भाई ज्यादा हिस्सों में बांटोगे तो रिंग पतली बनेगी। यस सर। तो किसी एक रिंग की वजह से हम पहले निकाल लेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड और पूरे की वजह से इंटीग्रेट कर देंगे। अब रिंग वाला हमने डेरिवेशन क्योंकि किया हुआ है, तो वो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। रिंग की वजह से इतना है तो पूरे की वजह से कितना होगा। पूरी प्रोसेस समझ में आई आप लोगों को, क्या करेंगे? यस सर। यस। चलिए ठीक है। तो मैं एक बना लेता हूं स्ट्रक्चर यहां पर। हम्म, थोड़ा बड़ा बना देते हैं ताकि
ये हो गया हमारे पास स्फेरिकल सेल। सेंटर से हम कुछ मान लेते हैं, यहाँ पर 8 पॉइंट है पी। अब हम इसको बहुत सारे उसमें बांटेंगे, उनमें से एक रिंग हम ले लेंगे ऐसी। मैं एकदम सीधी के बजाय थोड़ा सा तिरछी करना चाह रहा हूँ, ताकि आपके अंदर फीलिंग आए कि अच्छा हाँ रिंग जैसी कुछ है, इस साइड हो ऐसे दिखा रहा हूँ। ये करने की कोशिश है मेरी। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको मिला रहा हूँ और यहाँ से भी मिला रहा हूँ, या आपने मिला लिया। अगर बच्चों में इस एंगल को थीटा मानूं, ये हम क्योंकि पहले भी कर चुके हैं स्पेरिकल सेल, तो इतना हिस्सा क्या आता है याद है? यस सर, एडी ए थीटा। डी थीटा। अगर ये ए था और ये एंगल डी थीटा था, तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस से आपके पास ए डी थीटा आ जाएगा। और अगर ए से आप परपेंडिकुलर डालते हैं ऐसे, ये, तो ये डिस्टेंस ए साइन थीटा आएगी या नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, ये डिस्टेंस आर मान लीजिए। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो यहाँ पर बना दीजिए। सेंटर से यहाँ तक की दूरी आर है, और ये हम पहले से भी जैसे ले रहे हैं वही सब सिंबल ऑलमोस्ट ले रखे हैं। इसको जेड मान लेते हैं। और बच्चों ऐसा करते हैं, ये पी पर जो एंगल है इसे अल्फा ले लीजिए, यहाँ पर ये टर्म आएगा। ठीक है, लिखना शुरू करें। ये बना लिया है आप लोगों ने? यस यस सर। सर। चलिए ठीक है। इसकी तैयारियों के बीच में एक चीज और बता देता हूं मैं, जो हमें जरूरत पड़ने वाली है, तो यहीं पर बता दिया जाए, जगह बच जाएगी भाई। जगह बचाने का एक तरीका ये भी है कि इसको डिलीट कर दो। अब ये तो समझ में आ गया है। यहाँ पर मैं कोसाइन फॉर्मूला बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है मानवेंद्र को दिक्कत हो, तो इसको ध्यान में रखते हुए बता रहा हूँ। मानवेंद्र, ये ट्रिग्नोमेट्री है, एक रिजल्ट है। आप लोग साइन थीटा क्रॉस थीटा जब हाई स्कूल लेवल में बेटा पढ़ते हैं, तो वहां पर राइट एंगल ट्राइंगल होता है केवल, लेकिन ये तो किसी भी टाइप के ट्राइंगल के लिए डिफाइन किए जा सकते हैं। तो देखिए ये इन जनरल कोई भी ट्राइंगल है, तो हम क्या करते हैं, जो कैपिटल ए है उसके ठीक सामने वाले साइड को स्मॉल ए कहते हैं, जो बी है उसके ठीक सामने वाले साइड को स्मॉल बी, और जो सी है उसके ठीक सामने वाले साइड को स्मॉल सी। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, स्मॉल एबीसी से साइड दिखाए जाते हैं, कैपिटल एबीसी से एंगल दिखाए जाते हैं। मानवेंद्र ये बात समझ में आई? यस सर। अच्छा, ठीक हो गया। और इसमें कोई भी एक एंगल लेते हैं, मान लेते हैं मैं क्रॉस ए, तो आप ही बोलिएगा क्योंकि ये तो मैथ्स वाले हैं, ये लोग पढ़ चुके हैं। क्रॉस ए अगर आपको निकालना है, तो जो क्रॉस ए एंगल है वो किन दो की वजह से बना है, बी और सी की वजह से। यस सर। तो बेटा हम ऐसा करेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सामने वाली साइड का स्क्वायर है अपॉन 2bc। कैसे करेंगे, समझ में आया? यस सर। कोई भी एंगल का कोसाइन लेना है, तो अगल बगल वाली दोनों साइड का स्क्वायर माइनस सामने वाली साइड का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स बीसी। तो मानवेंद्र से ही मैं पूछ रहा हूँ नेक्स्ट इस यहीं पर कि प्लीज आप क्रॉस पी बताइए। सर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। अपॉन 2ac। वेरी गुड।
ऐसे ही आप क्रॉस सी भी निकाल सकते हैं ना आप, जरूरत पड़ने पे। यस सर। हाँ जी, इसे बहुत सारी जगह हम लगाएंगे बेटा, ये याद रखना आप। इसको कोसाइन फॉर्मूला कहते हैं इन जनरल। ठीक हो गया। पाइथागोरस इसी का पर्टिकुलर है। देखिए, सपोज मान लेते हैं कहीं पर बी एंगल 90 होता, या कोई भी 190, तो क्रॉस 90 कितना हो जाता? सर 0। 0 हो जाता। अगर बी 90 लेते आप तो क्रॉस 90 0 हो जाता, तो क्रॉस बी की जो 0 रख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर। यस सर। यस सर। अरे भाई, अगर बी 90 होता तो ऐसा होता या नहीं? यस सर। तो फिर ऐसा होता, ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। तो आप खुद सोचो, बी अगर 90 होता बच्चों, तो इसमें रख दो क्रॉस बी, क्रॉस 90 0, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर आएगा। ये आप वैसे भी जानते थे। तो पाइथागोरस तो पर्टिकुलर फॉर्म हो गई ना। यस सर। पाइथागोरस तो उस समय पर्टिकुलर हो गई जब बी 90 है, लेकिन जो कोसाइन फॉर्मूला है तो वो हर बी के लिए सही है ना। यस सर। यस सर। हाँ, तो कोसाइन फॉर्मूला ज्यादा जनरल है, और उसका एक पर्टिकुलर जब कोई एक एंगल 90 होता है तो वो वही कोसाइन फॉर्मूला पाइथागोरस का रूप में कन्वर्ट हो जाता है। चलो भाई ठीक है, इतना अगर आपको समझ में आया तो इसे नोट करिएगा। कोसाइन आपको कई जगह जरूरत पड़ेगी। नोट कर लिया आपने मानवेन? यस सर। चलिए मैं मिटा देता हूँ फिर इसको। ठीक है। तो अब हम लोग बेसिक जो स्पेरिकल सेल है उसी के बारे में लिख रहे हैं। लिखिए प्लीज, लेट अस कंसीडर a spherical cell let us consider a spherical cell of mass m and radius a। तो बल्कि ज्यादा अच्छा होता, लेट अस कंसीडर अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल। लेट अस कंसीडर और के बाद यूनिफॉर्म वर्ड जोड़ दीजिए ऊपर, यहाँ पर यूनिफॉर्म स्फेरिकल सेल ऑफ मास m एंड रेडियस a। तो इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? मास पर यूनिट एरिया होगा ना, क्योंकि स्फेरिकल सेल है तो सारा का सारा जो मास होगा वो सरफेस पर ही होगा, बाउंड्री पर। अंदर तो खोखला है, यस तो सर। स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है? सर 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई a स्क्वायर। तो आपके पास डेंसिटी ये है, क्योंकि यूनिफॉर्म है तो सब जो यही रहेगी। ठीक है। अब हमें करना क्या है पहले वो बताना चाहिए। क्या करना है भाई हमें? सर इसका वी मास हैव टू निकालना है। फाइंड, हाँ जी, वी हैव टू फाइंड ग्रेविटेशनल फील्ड एट p सच दैट OP इक्वल टू स्मॉल r। इसका मतलब हुआ कि सेंटर से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, वहां पर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड निकालना है, कितना है। चलिए ठीक हो गया। अब ये कैसे निकालेंगे, अब इस पे बात करते हैं धीरे धीरे। तो यहां पर लिखिए, टू डू सो, ऐसा करने के लिए वी डिवाइड द स्फेरिकल सेल we divide the spherical cell
into a large number of rents, ब्रैकेट में लिखिए all परपेंडिकुलर टू ओपी। ये बात समझ में आ रही है? जो ऋण आप काटेंगे वो सब इस तरह से काटेंगे ओपी के परपेंडिकुलर हो रहे हो सब। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। यस सर। अच्छा, all perpendicular to OP, full stop. Now we choose one of such rings. अब एक कोई ले लो भाई। Now we choose one of such rings of radius। ये जो रिंग आपने ली है बच्चों, इसका रेडियस कितना होगा जरा सोचो तो। कोई भी स्टूडेंट, संजना आप बताइए। कोई नहीं? सर ए साइन थीटा। ए साइन थीटा, वेरी गुड। रेडियस ए साइन थीटा एंड थिकनेस AD थीटा। AD थीटा। वेरी गुड, एडी थीटा। ये सब वही है यार जो पिछली बार चल रहा था, सारी चीजें वही हैं बच्चों। शाबाश। तो फिर ये रिंग का सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। रिंग का आप कहेंगे रिंग में एरिया कैसे होता है? रिंग में तो 2πr वाला सेंस होना चाहिए, लेकिन यहाँ थिकनेस थोड़ी सी है, तो वो बेसिकली जो रिंग होता है वो हॉलो सिलेंडर जैसा हुआ। हॉलो सिलेंडर और रिंग में कंसेप्चुअली कोई अंतर नहीं है। मेरे ख्याल से ये बात मैं तीसरी चौथी बार बता रहा हूं। तो सरफेस एरिया ऑफ कंसिडर्ड रिंग, सरफेस एरिया ऑफ कंसिडर्ड रिंग कितना होगा? क्या लगाएंगे आप? 2πr(h) होता है ना फॉर्मूला? यस सर। ये तो फॉर्मूला है। 2πr की जगह क्या लिखोगे? सर ए साइन थीटा। और h की जगह पर AD थीटा। एडी थीटा। तो भाई कितना आ गया? 2πa² साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, ये है। अब आपको पता है यूनिट सरफेस एरिया का मास कितना है, आपने ऊपर डेंसिटी के तौर पर लिखा है ये इक्वेशन 1 में। भाई यूनिट एरिया का मास इतना है, तो इतने एरिया का कितना होगा? बस। सो मास ऑफ कंसिडर्ड रिंग, सो मास ऑफ कंसिडर्ड रिंग कितना होगा, उसको dm कह दीजिए। वो m/4πa² इंटू 2πa² साइन थीटा डी थीटा। तो कितना आ जाएगा वो? m/2 साइन थीटा डी थीटा। तो रिंग का मास पता लग गया हमको। ठीक है, तो एक रिंग की वजह से, अगर रिंग का मास पता लग गया तो रिंग की वजह से फील्ड कितना होगा फिर वो निकालते हैं। तो रिंग की वजह से आपको मालूम है कि कितना होता है, तो वो हम डेरिवेशन, सो ग्रेविटेशनल फील्ड at point P due to considered ring
अगर आप इसको करेंगे तो इसको छोटा सा होगा, डी ई ले लीजिए, तो जी डी एम अपॉन जेड स्क्वायर इंटू क्या आया था याद है, क्रॉस अल्फा। आपको डेरिवेशन याद है, वहां ऋण का मैंने कराया है, यही बचा था, यही कंपोनेंट आया था, क्योंकि दूसरा साइन कंपोनेंट कैंसिल हो गया था वहां पर। ऋण वाला आप देखिएगा, यस सर। ठीक है ना। यस सर। जब मैंने किया था तो साइन कंपोनेंट कैंसिल हो गया था, तो आप इसमें वैल्यू रख सकते हैं। कितना आएगा, डीएम की वैल्यू रख देंगे तो कितना आएगा, जी अपॉन जेड स्क्वायर, तो ठीक है, डीएम की जो आ जाएगा m/2 साइन थीटा डी थीटा इंटू क्रॉस अल्फा। इसे क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। इतना ठीक है, कोई डाउट है यहां तक? नो सर। नो सर। ठीक है, अब थोड़ा सा फिर कोसाइन फॉर्मूले की अब जरूरत पड़ेगी बच्चों, थोड़ा इसमें और बदलाव करते हैं। अब कैसे बदलाव करें, तो डायग्राम तो यहाँ पर बना है, तो कोई बात नहीं, मैं यहीं पर से कुछ हिस्सा डिलीट मारता हूँ इरेजर से, और यहीं पर दोबारा कोसाइन भी ले आता हूँ, क्योंकि अब ये तो हो ही चुका है। तो कोसाइन फॉर्मूला के लिए चाहिए हमको, ट्रायंगल ओ पी, और ऊपर वाले को कुछ नाम नहीं दिया हमने, तो ए दे देते हैं चलो। तो ए कहाँ पर दें, आप हो सकता है ना समझ पाए, तो मैं इसको ब्लैक से कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर ए लिख रहा हूँ बच्चों, ये वाला। तो नाउ इन ट्रायंगल ओ ए पी, ये लिख रहा हूँ, नाउ इन ट्रायंगल ओ ए पी वी हैव, ऐसा करते हैं, ओ ए पी को दोबारा बना लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखिए प्लीज, ओ ए पी इसी टाइप का है ना बच्चों, देखिएगा, ये ओ है, ये ए है, ये पी है, ओ से पी तक की दूरी आर है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, ओ से ए तक की दूरी ए है, और ये दूरी क्या मानी है हमने, स्मॉल जेड मानी है। डायग्राम यही है भाई, यस सर। यस सर। यस सर। ठीक हो गया। तो क्रॉस थीटा बताना है बच्चों इसमें, क्रॉस थीटा बताइए, क्रॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन ए 2 स्क्वायर आर। प्लस आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2 AR। ठीक हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो आपके पास 2 AR क्रॉस थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये हो गया। थोड़ा सा मैं इरेजर और चलाता हूँ, इसको डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें साइन थीटा डी थीटा था वो हटाते हैं।
तो बच्चों अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो ड्रॉ करिएगा कि वेरिएबल क्या क्या है। एक तो थीटा वेरिएबल है और एक जेड। ओ और पी फिक्स पॉइंट है या नहीं है? Yes, sir. तो ओ से पी तक की जो दूरी है आर भी फिक्स होगी या नहीं? Yes, sir. आर फिक्स है। और रेडियस जो है स्फेरिकल सेल का ए, वो भी फिक्स है। तो Yes, sir. राइट साइड में बच्चों ए भी कांस्टेंट आर भी कांस्टेंट, तो वेरिएबल क्या हुआ? जेड। Sir, क्यों? क्योंकि अलग अलग जगहों पर जब आप लेंगे ये स्फेरिकल, ऐसी रेंज तो बहुत बनी होंगी ना काटने पे। yes, sir. Yes, sir. तो अगर कोई बच्चा दूसरी रिंग ले लेगा तो उसकी पी पॉइंट से जो दूरी मैंने जेड ले रखी है वो बदल जाएगी या नहीं? Yes, sir. तो उसी हिसाब से थीटा भी बदलेगा या नहीं? Yes, sir. Yes. तो मेनली जेड और थीटा बदल रहे हैं ना। ए और आर तो जो है आप दूसरे रिंग ले लीजिए, ए वही रहेगा आर वही रहेगा। तो यहां पर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि हियर ए एंड आर फिक्स्ड, सो ऑन डिफरेंशिएशन तो बच्चों ये हो जाएगा -2 AR, तो ऐसे ही रहा। क्रॉस का डिफरेंशिएशन, अच्छा माइनस बाहर ले लिया तो अब हो गया फिर। तो ये तो बाहर प्लस करो 2 AR क्या, अरे कितना लिखा जाए भाई बोलो यार। डिफरेंशिएशन क्रॉस का। Sir, minus sin theta. वेरी गुड। माइनस साइन थीटा डी थीटा। अच्छा इधर ए का 0 कांस्टेंट, आर का 0 माइनस 2 2z. जेड और जेड का डी जेड। तो -2 से -2 कट जाएगा बच्चों, यहां से क्या आ जाएगा? ए आर साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू जेड डी जेड। क्लियर है? Yes, sir. तो जहां पर साइन थीटा डी थीटा लिखना है वहां क्या लिखूं? Sir, z upon AR. इनटू डी जेड। अब देखो बच्चों, इक्वेशन 2 में साइन थीटा डी थीटा है, Yes, sir. Yes, sir. तो उस चीज क्या लिख सकते हैं? Sir, z upon AR. हाँ, तो पुटिंग या सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। करिए। Substituting this value in equation 2, we get DE कितना हो जाएगा बच्चों? G अपॉन जेड स्क्वायर इंटू एम अपॉन 2 साइन थीटा डी थीटा की जगह पर क्या आ गया है? जेड अपॉन Sir, जेड dz. अपॉन ए आर डी जेड इंटू Sir, cos alpha. क्रॉस अल्फा। तो एक जेड कैंसिल होगा ऊपर नीचे, तो डी कितना आ गया? Sir, g upon z into m जी by एम अपॉन 2 AR डी जेड अपॉन जेड इंटू क्रॉस अल्फा। अब यार क्रॉस अल्फा भी हटा देते हैं बच्चों, क्रॉस अल्फा की वैल्यू रख देते हैं। अब क्रॉस अल्फा की वैल्यू भी वहीं से उठाएंगे दोबारा। आप लोग इक्वेशन 3 तक सेटिस्फाइड है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है? Yes, sir. Sir, अब मुझे यहीं पर क्रॉस अल्फा भी बताओ, इसी में कर देते हैं। अब मैं फिर इरेजर से पहले ये हटाता हूं, ट्राइंगल यही वाला है।
अरे अरे भाई अपने आप ही जो मूव करने लग गया है, अब क्या गड़बड़ होगी। इसी ट्रायंगल में फिर काम करते हैं बच्चों दोबारा। क्योंकि आपको अल्फा एंगल दिख रहा है ओरिजिनल डायग्राम में, यस सर। तो वो भी ओएपी में ही है ना। यस सर, पी पर। ठीक हो गया। तो ये एंगल अल्फा है, यस सर। तो अब बताइए क्रॉस अल्फा क्या होगा। जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 जेड आर। जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 जेड आर। बिल्कुल ठीक हो गया। तो यार क्रॉस अल्फा की वैल्यू रख दो, हमने वहीं पर निकाल लेना था, कोई बात नहीं। अब जब जब करेंगे तभी समझ में आएगा। तो क्रॉस अल्फा याद रखिए, जेड और आर प्लस में है, ए माइनस में है। तो बच्चों आप बताइए डी क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो इसे भी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो डी इक्वल टू जी एम अपॉन 2 AR इंटू डी जेड अपॉन जेड इंटू क्या था, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 ZR। ऐसा ही है। यस सर। ठीक हो गया। अच्छा तो कितना हो रहा है ये? थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। डी ई इक्वल टू जी एम अपॉन 4 ए और आर स्क्वायर तो ठीक है, बाकी जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर हो जाएगा डी जेड। ठीक है ना। हाँ, ठीक है। अरे इतना समझ में आया बच्चों। यस सर। यस सर। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बना लें, फिर टोटल इंटीग्रेशन हमारे लिए आसान पड़ेगा। तो ये है डी इक्वल टू जी एम अपॉन 4 AR स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर डी जेड। क्या ठीक है, देखिए तो। यस सर। ठीक, तो लिखिए अब टोटल निकालने के लिए। तो कितने चेस होंगे पॉइंट भी, अगर
बाहर है और अंदर है। तो लिखिए, ट्रेस फर्स्ट, इफ पॉइंट P इज आउटसाइड द सेल, ट्रेस फर्स्ट में इफ पॉइंट P इज आउटसाइड द सेल, तो बच्चों आप मानेंगे कि इस सिचुएशन में जो R हो रहा है वो A से बड़ा हो रहा। यस सर। यस सर। हाँ, तो Z कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, देखिएगा। सबसे पहला जो आएगा आपका, जो सबसे पहला उस समय होगा वो, ऐसे कर लेता हूं मैं इसको, कहाँ पर कर्सर कहाँ जा रहा है यार, ये वाला जो पॉइंट है आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला यहां पर होगा या नहीं, बाहर है ना पॉइंट, तो ठीक है उसके लिए सर। पहली रिंग इस पॉइंट पे बनेगी या नहीं, जहां पर मैंने डार्क किया है। यस यस सर। सर। P पॉइंट बाहर है, तो P वही है जहां दिख रहा है आपको, तो उसके लिए पहली रिंग जो बनेगी वो इस पॉइंट पे दिखेगी या नहीं, सबसे छोटी। यस सर। तो इस पॉइंट के लिए क्या हुआ, R-A हुआ ये, P ठीक है। पॉइंट की दूरी इससे, यस सर। O से P तक कितनी है, सर आर। R, और O से डॉट तक जो मैंने बना रखा बड़ा सा काला, सर ए। तो बीच की दूरी। सर R-A। तो P पॉइंट से जो पहली रिंग बनेगी बहुत छोटी सी, उसकी दूरी R-A हुई या नहीं, यस सर। यस सर। क्लियर है ना। यस यस सर। सर। अच्छा, लास्ट इस साइड सोचिए, यहां पर सोचोगे लास्ट वाली रिंग यहां होगी, तो P से दूरी सोचो, सर R+A। R+A। तो मतलब अगर इंटीग्रेट करूं तो लिमिट R-A से R+A आएगी, ये क्लियर है। यस सर। यस सर। बस यार इसे ले देना है मेरे। हाँ, इफ पॉइंट P इज दिस R ग्रेटर देन A, तो लिखिए इन दिस केस Z वेरीज फ्रॉम, in this case Z varies from, कहाँ से, R-A टू R+A। R+A, ठीक है। यस सर। ठीक, यस सर। तो बस ऊपर वाले को इंटीग्रेट करना है, हेंस टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P टोटल ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द स्फेरिकल सेल, तो अब DET जो E हो जाएगा, E इक्वल टू, देखिए GM अपॉन 4A r² तो ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस R² - A² अपॉन Z² dz, और Z कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, कहा आपने, सर R-A R-A से से R+A। R+A तक। चलो भाई इसको भी करते हैं थोड़ा और। तो GM अपॉन 4A r² dz का Z हो जाएगा पहले वाले में, यस सर। R-A से R+A प्लस R² - A² तो बाहर, यस सर। और यहाँ 1/dz/z² का -1/z आएगा, -1/z, R-A से R+A।
चलो बच्चों सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। बहुत सिंपल एक्सप्रेशन आ रहा है, जरा जल्दी करिए प्लीज। सर GM अपॉन 2AR स्क्वायर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इतना सब करने के बाद फाइनली जो आया वो बहुत आसान आया, और वो आया GM/R²। तो फील्ड ऐसा ही आया जैसे पॉइंट मास की वजह से आता है। इस बात को लिख भी देंगे, यहाँ पर नीचे लिखिएगा। सो gravitational field at point P just same as due to a point mass। ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा अब ये बताइए कि अगर आप अंदर है कहीं पर, ये सेंटर है O और ये P यहाँ पर होता, अंदर होता, ये दूरी तो R हो गई और ये दूरी A हो गई पूरी यहाँ तक, तो फिर आप कहाँ से कहाँ लेते लिमिट? P से सबसे पहली रेंज जो राइट साइड में बनेगी उसकी दूरी क्या होगी? A-R। यस सर। यस सर। और सबसे लेफ्ट में जो लास्ट बनी होगी उससे दूरी क्या होगी P की? लेफ्ट साइड में जो लास्ट रिंग होगी उसकी दूरी P से कितनी होगी? सर A+R। A+R। तो इस बार लिमिट कहां से कहां जाएंगी? ऐसा बना लीजिए, 3 सेकंड लिखिए। मैं अब लिख नहीं रहा हूं बच्चों, मैं आपसे लिखवाऊंगा। 3 सेकंड। इफ पॉइंट P इज इनसाइड द सेल, तो R लिखते नहीं, R लिखते नहीं। तो यहाँ Z कहां से कहां वेरी कर रहा है? A-R से सर A+R। A+R। A+R तक, बस। तो आपको मालूम ही है कौन सा रिजल्ट लिखना है, ये कौन सी इक्वेशन थी अभी ऊपर? अरे भाई ये फोर्थ में लिमिट लगानी है ना केवल इंटीग्रेट करने के लिए। यस सर। A-R से A+R। आप जरा करके बताइए तो कितना आएगा?
बच्चों ये सारे डेरिवेशन 12th में रिपीट होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, सारे के सारे, और ऑलमोस्ट ऐसे ही रिजल्ट भी आएंगे, कोई खास अंतर है नहीं। तो मैं बार बार कर रहा हूँ, एक बार मेहनत है यार, एक ही बार सीख लीजिए अभी। जब 12th में सीखना ही है तो 11th में सीख। कितना आ रहा है? Sir, 0.2r² into r minus a. सीरियसली देखो आराम से। जीरो आना चाहिए। क्योंकि पोटेंशियल कांस्टेंट था ना बेटा अंदर, Yes, sir. याद है पोटेंशियल क्या था? स्पेरिकल सेल के अंदर हर पॉइंट पे सेम था, उतना ही था जितना बाउंड्री पे था, याद आ रहा है? Yes, यस sir. सर। Yes, तो sir. जब पोटेंशियल सेम था तो E इक्वल टू होता माइनस डीवी अपॉन डी आर। तो V अगर कांस्टेंट है तो डीवी अपॉन डी आर क्या होगा? So 0. जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आना चाहिए? वो तो मैं एक लाइन में निकाल सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के करवाया नया। समझ में आया? तो Yes, जीरो sir. आना चाहिए, अगर जीरो नहीं आ रहा है तो मिस्टेक है कहीं। क्या जीरो आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. आगे. अच्छा, तो मेरे ख्याल से इतना काफी है। डेरिवेशन अगर अच्छी तरह समझ में आ गया हो तो जरूरी नहीं आप ऐसे ही करते। आप पहले पोटेंशियल निकालते जो पहला वाला डेरिवेशन था, और E इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर लगा देते, तब भी आ जाएगा, अभी हो जाएगा। तो अभी इतना ही किया जाए फिर। Yes, sir. चलिए ठीक है।